सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स पर। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। अब तक जो भी हमने इतनी सारी चीज़ें हमने डेवलपमेंट के टॉपिक्स में पढ़ी है, तो उसमें क्या क्या हम लोगों ने जान लिया? उसमें हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि नैरो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है और ब्रॉड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है ना? हमने इन दोनों को अंडरस्टैंड कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या जाना? फिर उसके बाद हमने जाना कि जब कुछ कंट्रीज़ ने वेस्ट को देखते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे कॉस्ट देखने पड़े, जिसमें हमने इन्वायरमेंटल कॉस्ट की बात करी और हम लोगों ने सोशल कॉस्ट की बात करी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या अंडरस्टैंड करा? फिर हमने अंडरस्टैंड करा कि डेवलपमेंट को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिसमें हम फोकस करते हैं जीडीपी ग्रोथ पर। और दूसरा तरीका हमने पढ़ा था, दूसरा तरीका जो होता है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, कि हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें जो सोशल इंडिकेटर्स है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें हम मेजर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि एक कंट्री में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की, वो कितनी अच्छी है। ठीक है, तो इतनी सारी अलग अलग चीज़ें अब तक हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इस वाले टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वाले टॉपिक में हम कुछ तरीक़ों को समझेंगे, कुछ ऑल्टरनेटिव तरीक़ों को समझेंगे, जिससे हमारा डेवलपमेंट इक्विटेबल हो और साथ ही साथ सस्टेनेबल भी हो। ठीक है, क्या है इसका मतलब? इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कैसे लेकर आ सकते हैं और क्या क्या वो तरीके हैं? चलिए देखते हैं। In the preceding sections, we have discussed some of the limitations of model of development pursued so far. अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? जो हमारी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ना, उसके हम लोगों ने कुछ लिमिटेशंस देखे, है ना? ये चीज़ हमने देख ली। क्या लिमिटेशंस देखे? ह्यूमन और इन्वायरमेंटल। हम लोगों ने देख लिया कि कितना ज़्यादा सोशल कॉस्ट होता है ना? ह्यूमंस के एक तरीके से जो लैंड है, जो लाइवलीहुड है, वो छीन लिया जाता है। ट्राइबल कल्चर भी एक तरीके से खतरे में आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। हमने इन्वायरमेंटल कॉस्ट को भी अंडरस्टैंड करा बहुत अच्छे तरीके से, कि डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ की वजह से जो ज़मीन है वो क्या हो जाती है, वो जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाती है, पूरी की पूरी लैंड डूब जाती है। और जो रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, वो कहीं न कहीं डिग्रेड हो रहा है। और साथ ही साथ में इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली। और इसकी वजह से हमने ये अंडरस्टैंड तो करा कि ठीक है, ह्यूमन कॉस्ट भी है, एनवायरमेंटल कॉस्ट भी है। साथ ही साथ में हमने ये भी अंडरस्टैंड करा दैट द कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। जो कॉस्ट और बेनिफिट है डेवलपमेंट का, है ना, दोनों चीज़ें होती हैं। देखो, कोई भी डेवलपमेंट बिना कॉस्ट और बिना बेनिफिट के नहीं होता, है ना? हर चीज़ के दो चीज़ होती है, हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर हमें डेवलपमेंट भी करना है, तो हर डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। हर डेवलपमेंट मॉडल का होता है। तो इस वाले जो हम लोगों ने जो डेवलपमेंट मॉडल अपनाया था, जिसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे, उसमें दिक्कत क्या थी? उसमें दिक्कत ये थी कि जो कॉस्ट और बेनिफिट है ना, वो अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था। जिसमें हमने क्या पढ़ा था? जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो बेनिफिट है वो तो एक सर्टेन सेक्शन को मिल रहा है, लेकिन जो कॉस्ट है वो गरीब लोगों को झेलना पड़ रहा है, ट्राइबल्स को झेलना पड़ रहा है, उनकी लैंड जा रही है, ठीक है, उनके जंगल काटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बेनिफिट था ना, उसका बेनिफिट और कॉस्ट का रेशो बराबर नहीं था। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने उसमें अंडरस्टैंड करी थी। अब और क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है? और यहाँ पर बोला गया है दैट द स्ट्रैटेजीज ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्टेड इन मोस्ट कंट्रीज हैज़ बीन टॉप डाउन। ठीक है, क्या कह रहा है? ये जो हम लोगों ने जितना भी मॉडल अब तक तय करा, हम लोगों ने अगर डिसाइड करा डैम बनाना है, हम लोगों ने डिसाइड करा कि अगर ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनानी हैं, स्कूल्स बनाने हैं या अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें बनानी हैं, तो ये डिसाइड कौन कर रहा था? ये डिसाइड कुछ लीडर्स कर रहे थे। ठीक है, तो लीडर्स क्या कर रहे थे? लीडर्स जो ऊपर के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब ऊपर बैठ कर के डिसाइड कर रहे थे कि ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करना है, इस तरीके से डेवलपमेंट करना है ना? और वो जब एक बार डिसाइड हो जा रहा था, तो वही सेम टू सेम चीज़ फिर ग्राउंड पर करी जा रही थी। ये जो मॉडल होता है, इस मॉडल को कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच।
ठीक है। टॉप डाउन का मतलब क्या है कि टॉप में बैठे हुए, गवर्नमेंट में बैठे हुए कुछ लोग डिसाइड कर लेंगे बाकी सभी लोगों के लिए, और वही सेम टू सेम चीज़ फिर लोगों के ऊपर एक तरीके से इम्पोज कर दी जाएगी, लोगों के लिए कर दी जाएगी वो सेम टू सेम चीज़ ग्राउंड पर। ये चीज़ होती है टॉप टू डाउन। ठीक है, तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं कि आपकी बुक में टॉप टू डाउन के बारे में क्या दिया हुआ है। Selection of the development priorities and strategies and the actual implementation of projects were all generally decided by the higher levels of political leadership and bureaucracy. तो जितनी भी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ थी, जितनी भी स्ट्रैटेजी थी, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये कौन कर रहा था, कौन डिसाइड कर रहा था? डिसीजन मेकिंग पूरी की पूरी करी जा रही थी, जितनी भी हायर लेवल की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ठीक है, और जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे लोग डिसाइड कर रहे थे। ठीक है, ये चीज़ थी, इसी चीज़ को कहा जाता है टॉप टू डाउन। देयर वॉज ऑफन लिटिल कंसल्टेशन विद द पीपल हुज लाइफ्स वुड बी मोस्ट इमीडिएटली अफेक्टेड बाय द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो क्या बोल रहा है कि चलो ठीक है, मान लिया टॉप डाउन अप्रोच तो ठीक है, लेकिन ये भी तो होना चाहिए था ना कि जिसके लिए डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेट करी जा रही है, जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों के लिए आप डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पॉलिसी बना रहे हो, कम से कम एक बार उनसे पूछना भी तो चाहिए था ना। उनको भी तो एक बार कंसल्ट करना चाहिए था कि किस प्रकार का डेवलपमेंट वो चाहते हैं। ठीक है, उनसे पूछा गया? बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। ठीक वैसे ही हमने स्टार्टिंग में एक केस स्टडी पढ़ी थी, है ना। उस केस स्टडी में जो फर्स्ट क्लास था उसमें क्या हो रहा था, टीचर्स ने डिसाइड कर लिया था सारी चीज़ें कि कैसे कैसे मैगजीन बनानी है। बच्चों से पूछा था? बिल्कुल भी नहीं पूछा था। ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें टीचर ने डिसाइड करते हुए बच्चों को बस बोल दिया था कि तुम ऐसे कर लेना, तुम ऐसे कर लेना। यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। कोई कंसल्टेशन नहीं किया जा रहा, और जो लोगों की लाइफ डायरेक्टली, जो लोगों की लाइफ अफेक्ट होगी, जैसे ब्रिज बनेगा, डैम बनेगा, तो डायरेक्टली ट्राइबल्स की लाइफ अफेक्ट हो रही थी, डायरेक्टली फार्मर्स की लाइफ अफेक्ट हो रही थी। उनको कंसल्टेशन नहीं किया गया, उनसे नहीं पूछा गया, और ना ही उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के ये डिसीजन मेकिंग करी गई थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करी। और क्या है, नाइदर वॉज देयर एक्सपीरियंस एंड देयर नॉलेज एक्वायर्ड ओवर सेंचुरीज यूटिलाइज्ड, नॉर वर देयर इंटरेस्ट टेकन इनटू अकाउंट। तो क्या हो रहा है, ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, टॉप टू डाउन, ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ को हम सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, और सेंट्रलाइज्ड तरीके से डिसीजन मेकिंग हो रही है कि गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें डिसाइड कर रही है, लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा, और इसीलिए ये डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि गवर्नमेंट लोगों को भी पूछेगी, गवर्नमेंट लोगों के साथ आएगी, लोगों के साथ डिस्कस करेगी, उनसे पूछेगी कि किस प्रकार का डेवलपमेंट उनको चाहिए, और अगर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेकर आ जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पर लोगों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या राय है। ठीक है, क्योंकि जब लोगों से पूछा जाता है तो क्या होता है, उनका एक्सपीरियंस लिया जाता है। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस लिया जाता है, उनकी नॉलेज ली जाती है, और उन्होंने जो नॉलेज है वो सेंचुरीज से एक्वायर्ड करी है वो चीज़। अगर ट्राइबल एरियाज़ में हमें कोई डेवलपमेंट करना है, तो हमें जाकर एक बार पूछना पड़ेगा ना कि बताइए हम किस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जंगल के इलाकों को गवर्नमेंट से ज़्यादा, ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा ट्राइबल्स जानते हैं, क्योंकि वो सालों से वहाँ पर रहे हैं, जनरेशन से जनरेशन उस जंगल में उनकी बीती है, तो उनको ज़्यादा जानकारी है हम लोगों से, ग्राउंड लेवल की ज़्यादा जानकारी है, उनको ज़्यादा पता है कि कौन सी चीज़ वहाँ पर बेनिफिशियल है, कौन सी चीज़ वहाँ पर नुकसान दे सकती है ना। तो लेकिन ये चीज़ नहीं करेगी, ना उनके एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखा गया, ना उनसे नॉलेज ली गई कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड थी, क्योंकि टॉप डाउन मॉडल हम फॉलो कर रहे थे, सारी चीज़ें ऊपर डिसाइड करी जा रही थी पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, और बस जो वहाँ पर डिसीजन ले लिया वही सेम टू सेम चीज़ बिना पूछे लोगों के ऊपर डाल दिया जा रहा था। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ से अंडरस्टैंडिंग ली। सो क्या हुआ, डेवलपमेंट thus became a process designed and implemented by the ruling sections in the country who also have often been the major beneficiaries of development projects। तो क्या बोल रहा है, ये सिंपल सी बात बोल रहा है, डेवलपमेंट जो है ना, टॉप डाउन अप्रोच की वजह से डेवलपमेंट क्या बन गया, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस बन गया जो डिज़ाइन करने वाले भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रूलिंग सेक्शंस हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले भी रूलिंग सेक्शंस हैं। ठीक है, और इसी की वजह से जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादातर किसको बेनिफिट कर रहा है, ज़्यादातर रूलिंग सेक्शंस को ही बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि वो पॉलिसीज़ ही ऐसी बना रहे हैं कि वो उनको बेनिफिट करे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम एग्जाम्पल लें तो बेसिकली हम लोगों ने नाइजीरिया का केस स्टडी पढ़ा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर केस स्टडी था, एक बार चलते हैं उसकी तरफ।
ये जो केस स्टडी हम लोगों ने पढ़ा था केन सारो वीवा का, इसमें क्या हो रहा था, इसमें यहाँ पर लास्ट में हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग करी थी। क्या अंडरस्टैंडिंग करी थी? कि वहाँ पर जो मिलिट्री लीडर्स है और जो शेल नाम की कंपनी है उसके बीच में क्या था, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन था और साथ ही साथ में वहाँ पर क्या था, इन दोनों ने एक तरीके से एग्रीमेंट कर लिया था। शेल कंपनी जो मिलिट्री रूलर्स है उनको पैसे दे रही थी। ठीक है, क्यों पैसे दिए थे? ताकि वो जो व्यक्ति है सारो वीवा जो है उसको सजा दे सके वो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पूरे तरीके से करप्शन था, पूरे तरीके से वहाँ पर करप्शन था, क्योंकि वहाँ पर जो बिजनेस कंपनीज है और वहाँ पर जो मिलिट्री जो रूलर्स है उन दोनों के बीच में साठगांठ थी, पूरा का पूरा सेटिंग थी उन दोनों के बीच में। ठीक है, तभी तो वहाँ पर इजीली जैसे ही वहाँ पर पता चला कि ऑयल एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है तो फिर तुरंत बिजनेसेस भी आ गए और गवर्नमेंट ने उस लैंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया और फटाफट से जितने भी बिजनेसेस थे उन सबको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ठीक है यहाँ पर ऑयल है, आप निकाल सकते हो। तो क्या है, करप्शन की वजह से है। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है, ये जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ वो क्या हुआ, डेवलपमेंट लीडर्स के द्वारा किया जा रहा है और अपने बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अपना ही बेनिफिट होगा उससे। ठीक है, बिजनेसेस को सपोर्ट करा जा रहा है क्योंकि बिजनेस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। सीधी सी बात यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ से अंडरस्टैंडिंग करी। अब हम लोग उसी लाइन पर चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पर बोला गया है कि इसीलिए क्योंकि इस मॉडल में इतनी सारी कमियां हैं, इसीलिए हमें क्या करना होगा, अब हमें ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ डेवलपमेंट को सोचना होगा। So now we need to think of alternative ways of understanding and pursuing the development which are equitable and sustainable. अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सा एक ही काम करना है, हमें ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढने हैं कि डेवलपमेंट को कैसे अलग अलग तरीक़ों से हम लेकर आ सकते हैं और वो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, वो डेवलपमेंट इक्विटेबल होना चाहिए। वो तरीका कैसा होना चाहिए, वो तरीका इक्विटेबल होना चाहिए, वो तरीका सस्टेनेबल होना चाहिए। इक्विटेबल क्यों होना चाहिए, इक्विटेबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ऑफ डेवलपमेंट सभी के बीच में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा ना हो कि केवल ट्राइबल्स की लैंड जा रही है। ठीक है, वो चीज़ होती है इक्विटेबल, कि बेनिफिट है और बर्डन है, दोनों चीज़ें डेवलपमेंट से आती है। तो सब ये जो बेनिफिट और बर्डन है वो सभी सेक्शंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ठीक है, और सस्टेनेबल तरीका होना चाहिए। वो सस्टेनेबल का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरमेंटल कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी डेवलपमेंट करेंगे कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट का तो नुकसान होगा, है ना, थोड़े मोड़े पेड़ तो काटे जाएंगे, बट मिनिमम हमें करना है ना, हमें एनवायरमेंटल कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि एनवायरनमेंट की नीड्स को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को अंडरस्टैंड करनी है कि अब हमें क्या पढ़ना है। अब जो हम मॉडल्स पढ़ेंगे, हम 3 मॉडल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, 3 ऑल्टरनेटिव वेज को अंडरस्टैंड करेंगे और वो जो तरीके होंगे वो तरीके इक्विटेबल तरीके होंगे और सस्टेनेबल तरीके होंगे। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहला जो ऑल्टरनेटिव तरीका है, सबसे पहला जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट है और ऑल्टरनेटिव वे ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या है, राइट क्लेम्स। ठीक है, मीनिंग समझ लेते हैं, इस शब्द का ही मीनिंग समझ लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। राइट क्लेम्स का मतलब क्या होता है, क्लेम का मतलब क्या होता है, क्लेम का मतलब होता है एक डिमांड। ठीक है, और राइट क्लेम का मतलब क्या होता है, एक राइटफुल डिमांड, कि कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर राइटफुल डिमांड कर सकता है और उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उस व्यक्ति की उस पर्टिकुलर क्लेम को डिमांड, उस पर्टिकुलर क्लेम या उस पर्टिकुलर डिमांड को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ठीक है, अब वो कौन सी डिमांड है और क्यों उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, यही सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है। We have noted how the benefits of development have been largely cornered by powerful and the cost of developmental model has been borne by the poorest and the vulnerable sections of population, whether due to ecological degradation or due to the displacement and the loss of livelihood. ठीक है, ये चीज़ अभी हमने डिस्कस भी करी, हमने ये देख लिया है, बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कि डेवलपमेंट का जो बेनिफिट्स है ना वो पावरफुल लोगों के द्वारा कॉर्नर कर लिया गया है, क्योंकि वो ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जो उनको बेनिफिट कर रही है। वो ट्राइबल्स को तो ध्यान में रख नहीं रहे, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपने आप सारी चीज़ें डिसाइड कर ली जा रही है ना। तो उसका मतलब क्या है, बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट पावरफुल लोगों के द्वारा कॉर्नर कर लिया गया है। और जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट मॉडल है, जो डेवलपमेंट मॉडल का जो नुकसान है, ठीक है, जो कॉस्ट लगता है डेवलपमेंट करने में, वो कौन बियर कर रहा है, वो
पुअरेस्ट और जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको झेलना पड़ रहा है, चाहे वो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के फॉर्मेट में हो, या फिर वो डिस्प्लेसमेंट हो, या फिर वो लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो। ये चीज़ हमने देख ली, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हमने अंडरस्टैंड कर लिया था, उस एग्जाम्पल में बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम राइट क्लेम्स में क्या पढ़ रहे हैं, तो हम राइट क्लेम्स में क्या बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन से हमें समझ में आता है। वन ऑफ द इशूज विच हैज़ बीन रेज्ड इज रिगार्डिंग द प्रोटेक्शंस दैट द अफेक्टेड पीपल कैन क्लेम फ्रॉम द स्टेट एंड सोसाइटी एज अ होल। अब यहाँ पर एक इशू है जो डिस्कस किया जा रहा है। वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि हमें पता है कि डेवलपमेंट की वजह से कुछ लोगों को नुकसान होता है। ठीक है, तो अब हम उस इशू को पढ़ना चाहते हैं जिसमें ऐसे अफेक्टेड लोग एक पर्टिकुलर क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अफेक्टेड लोग क्या हो गया? जैसे ट्राइबल्स हो गया, फार्मर्स हो गया, है ना। तो ये जो अफेक्टेड लोग हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? ये सोसाइटी और स्टेट से प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्लेम्स कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए कुछ डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, कि हमें पता है कि ये जो आप डेवलपमेंट मॉडल कर रहे हो उसकी वजह से हम अफेक्टेड हो रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम क्या चाह रहे हैं? हम प्रोटेक्शन चाह रहे हैं अपनी। हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के अंतर्गत वो कुछ क्लेम्स कर रहे हैं। ठीक है, कुछ डिमांड रखते हैं, स्टेट से भी रखते हैं, सोसाइटी से भी रखते हैं। कौन कौन सी डिमांड है और कौन कौन सी डिमांड एक्सेप्टेबल है, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं, नेक्स्ट लाइन से समझते हैं। चलिए, इन अ डेमोक्रेसी डू पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड इन डिसीजंस विच डायरेक्टली अफेक्ट देयर लाइव्स। क्या किसी एक लोकतंत्र में लोगों के पास ये अधिकार होता है कि उनको कंसल्ट किया जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए जब कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिसकी वजह से उनकी लाइफ अफेक्टेड हो रही हो? बताओ, लोकतंत्र में ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लोकतंत्र है तभी तो ये चीज़ होनी चाहिए ना, वरना डिक्टेटरशिप में क्या ये चीज़ होगी? क्या डिक्टेटरशिप में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई आपको क्या चाहिए? डिक्टेटरशिप में ये चीज़ नहीं हो सकती। लोकतंत्र में ही हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या किया जाएगा? हमसे पूछा जाएगा। हमसे पूछा जाएगा, अगर कोई डिसीजन हमें अफेक्ट कर रहा है तो हमसे कम से कम पूछा तो जाए कि हमारी क्या राय है, हमारे क्या ओपिनियंस हैं। यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। तो सबसे पहला जो राइट क्लेम किया जा सकता है ऐसे लोगों के द्वारा जिनकी लाइफ अफेक्टेड होती है डेवलपमेंट मॉडल की वजह से, वो सबसे पहला क्लेम क्या है? सबसे पहला क्लेम वो कर सकते हैं राइट टू बी कंसल्टेड। वो ये डिमांड कर सकते हैं स्टेट से कि देखो तुम्हें कोई डिसीजन लेना है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे पूछ लो एक बार, हमसे पूछ लो एक बार कि हमें क्या चाहिए, हमको कॉन्फिडेंस में ले लो एक बार। अगर आपको डैम बनवाना है तो कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लो कि हमारी क्या ओपिनियन है उस डैम के बारे में। ये राइट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्लेम हम लोगों ने देख लिया। दूसरी चीज़, डू दे हैव अ राइट टू लाइवलीहुड विच दे कैन क्लेम व्हेन एन एक्टिविटी सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट थ्रेटन्स देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। दूसरा क्लेम क्या है? दूसरा क्लेम यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या ऐसे लोगों के पास एक राइट टू लाइवलीहुड का क्लेम होना चाहिए? ठीक है, क्या वो राइट टू लाइवलीहुड क्लेम कर सकते हैं? कौन लोग? वो लोग जिसकी एक्टिविटी, जिसका राइट टू लाइवलीहुड थ्रेटन हुआ है किसी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से। मतलब क्या है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ट्राइबल्स का राइट टू लाइवलीहुड अफेक्ट हुआ है डैम बनने की वजह से, तो क्वेश्चन यही उठाया जा रहा है यहाँ पर कि क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो राइट टू लाइवलीहुड के नाम पर गवर्नमेंट से कुछ प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकते हैं? क्या वो ये डिमांड नहीं कर सकते हैं क्या कि हमारा जो लाइवलीहुड है वो छिन गया है तो हमें बदले में कोई दूसरा लाइवलीहुड दो? तुम्हारी एक्टिविटीज़ की वजह से तुमने डैम बनाया लेकिन हमारा राइट टू लाइवलीहुड चला गया, तो क्या उनके पास ये राइटफुल क्लेम नहीं है? क्या वो राइट इस तरीके से क्लेम नहीं कर सकते हैं क्या कि हमें एक नया लैंड दे दो, एक नया लाइवलीहुड दे दो? होना चाहिए डेमोक्रेसी में या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अगर किसी की लाइफ अफेक्टेड होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ से, किसी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से उनका अगर लाइवलीहुड जाता है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए कि उनको कंपनसेशन उसका मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्लेम। पहला क्लेम हम लोगों ने क्या देखा था? राइट टू कंसल्ट का। दूसरा क्लेम वो क्या कर सकते हैं? दूसरा क्लेम कर सकते हैं कि देखो हमारा अगर राइट टू लाइवलीहुड है हमारे पास, तो अगर हमें हमारा लाइवलीहुड छीना जा रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम एक दूसरा लाइवलीहुड एक तरीके से आपसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ है एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
अनदर इशू इज रिगार्डिंग द राइट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो तीसरा इशू है वो है नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ। कैन कम्युनिटीज क्लेम ट्रेडिशनल राइट्स टू द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? This particularly applies to tribal and aboriginal communities who have a specific way of community life and relationship to the environment। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ढंग से समझेंगे। तो जो अब जो इशू है ना, वो इशू किसके बारे में है? वो है राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज है ना, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ है? जंगल वगैरह में पाए जाते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या कम्युनिटीज़ ट्रेडिशनल राइट्स मांग सकती है, क्लेम कर सकती है कि नेचुरल रिसोर्सेज का अधिकार उनके ऊपर है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो क्लेम कर सकती है नेचुरल रिसोर्सेज को, कि नेचुरल रिसोर्सेज जंगल में होते हैं। जंगल कहाँ है? जंगल पे बेसिकली जंगल में वो रहते हैं काफ़ी सालों से, जनरेशन से। तो क्या वो ट्रेडिशनल क्लेम कर सकती है क्या नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर? ट्राइबल और एबओरिजिनल कम्युनिटीज़ का मतलब क्या है? जो बेसिकली वहीं पर रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं काफ़ी टाइम पीरियड से। तो क्या ट्राइबल और एबोरिजिनल कम्युनिटीज़ अब ये क्लेम कर सकती है कि नेचुरल रिसोर्सेज जंगल में है, वो जंगल में इतने टाइम पीरियड से रहते हैं, जंगल की रक्षा भी करते हैं, तो क्या वो फिर अब ये बोल सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर उनका अधिकार हो गया? बताओ, क्या ये चीज़ क्लेम करी जा सकती है? ट्राइबल्स तो ये बोलेंगे कि हम तो देखो, हम जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जंगल हमारी वजह से बचा हुआ है, ठीक है। जंगल में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी देखरेख हम लोग कर रहे हैं इतने सालों से, जनरेशन से जनरेशन्स हमारी पीढ़ियाँ इसमें एक तरीके से गुजर चुकी है, इसकी सेवा में, रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन की सेवा में। तो इस तरीके से वो क्लेम कर सकते हैं। तो क्या वो क्लेम जस्टिफाइड है या नहीं है? ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है, इसमें येस भी हो सकता है, इसमें नो भी हो सकता है। और इसी चीज़ के ऊपर अभी क्या हो रहा है? इसी चीज़ के ऊपर, इसी पर्टिकुलर क्लेम के ऊपर डिबेट चल रही है। क्या डिबेट चल रही है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें समझ में आ जाएगा। द क्रूशियल इशू हेयर इज टू whom डू नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है कि चलो आप ये क्लेम कर रहे हो कि आपको राइट चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आपका अधिकार हो जाए, आप इस प्रकार का क्लेम कर रहे हो। लेकिन क्वेश्चन हमें पहले ये देखना होगा ना कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या किसी को बिलोंग कर सकते हैं? क्या ये लोकल कम्युनिटी को बिलोंग कर सकते हैं, या ये स्टेट को बिलोंग कर सकते हैं, या फिर ये कॉमन ह्यूमैनिटी को बिलोंग कर सकते हैं? ठीक है, क्या मतलब इसका? रीड करते हैं, अंडरस्टैंड कर लेंगे फिर। इज इट द लोकल कम्युनिटी और द स्टेट, और आर दे कॉमन रिसोर्स ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी? क्या नेचुरल रिसोर्सेज लोकल कम्युनिटी ओन करती है? क्योंकि वो लोग कह सकते हैं, जैसा मैंने बताया, लोकल कम्युनिटी क्या कह सकती है? वही कह सकती है कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन करी है, हम इतने सालों से यहाँ पर रहते हुए आए हैं, हम सारे के सारे रिसोर्सेज को देखभाल कर रहे हैं, हम जंगल की रक्षा कर रहे हैं, तो हमारा क्लेम होना चाहिए फिर नेचुरल रिसोर्सेज पर, है ना। वो इस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो क्या क्लेम कर सकती है? वो कहती है कि वो ये कह सकती है कि पूरी की पूरी जो रिसोर्सेज है कंट्री में, वो किसी को बिलोंग नहीं करते, वो केवल गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि लैंड पूरी गवर्नमेंट की है, तो लैंड में पाए जाने वाले सारे के सारे रिसोर्सेज किसके हुए? गवर्नमेंट के हुए। तो गवर्नमेंट इस तरीके से बात कर सकती है। और तीसरा तीसरा क्या है? तीसरे फिर कुछ और बोल सकते हैं, कुछ और लोग क्या बोल सकते हैं कि ये ना गवर्नमेंट के है ना लोकल कम्युनिटी के, रादर ये क्या है? ये ह्यूमैनिटी के रिसोर्स है, क्योंकि पूरी धरती एक है, पूरी धरती ह्यूमंस की है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन या किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के नहीं है, ये पूरी दुनिया के है, पूरी कॉमन ह्यूमैनिटी के है। तो इस तरीके से भी ठीक बात है कि हाँ भाई, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के रिसोर्सेस है, तो सभी लोगों का अधिकार इस तरीके से माना जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली है डिबेट, ठीक है। और ये डिबेट चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। और ये डिबेट को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? डेमोक्रेसी में डिबेट को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? डेमोक्रेसी में डिबेट को रिजॉल्व किया जाएगा डिस्कशंस के जरिए। Negotiating the competing demands of different sections of a population as well as achieving a balance between the claims of the present and the future is the task of democracy। तो डेमोक्रेसी में यही तो है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या डिबेट है? डेमोक्रेसी में हम यही तो डिबेट कर रहे हैं कि एक सर्टन सेक्शन कह रहा है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये तो पूरी ह्यूमैनिटी के है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। तो ये डिबेट्स हमारे पास लगातार चलती जा रही है।
और डेमोक्रेसी में हमें इन्हीं डिबेट से क्या करना है, जूझते रहना है, इन्हीं डिबेट्स को करते रहना है, करते रहना है। और डिबेट्स को करने के साथ साथ में, नेगोशिएट करने के साथ साथ में, बातचीत करने के साथ साथ में और क्या करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, हम उन सब के इंटरेस्ट को ध्यान में रखें और साथ ही साथ में हम एक बैलेंस बना करके चले। किसके बीच में बैलेंस? जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, उसके क्लेम के बीच में, और साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली है उनके क्लेम्स के बीच में हम एक बैलेंस बना करके चले। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है यहाँ पर, तो हमें ये देखना होगा कि प्रेजेंट क्लेम्स जो जो लोग कर रहे हैं वो फ्यूचर के जो सिटीजन्स हैं हमारे, उनके साथ, उनके इंटरेस्ट के साथ कन्फ्लिक्ट ना हो किसी भी तरीके से। ठीक है, हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें अभी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को अलाउ नहीं कर देना कि ठीक है तुम्हारे पास नेचुरल रिसोर्सेज का अधिकार है, तुम ले लो उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अगर हम राइट्स क्लेम कर देंगे, तो हमें ये भी देखना होगा कि कहीं उसकी वजह से रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ ना हो जाए कि फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज ही ना बचे, क्योंकि हमें बैलेंस करके चलना है। जो अभी वर्तमान में लोग क्लेम कर रहे हैं, साथ ही साथ में उनका क्लेम, और उसको बैलेंस करना है हमें किसके साथ? फ्यूचर जनरेशन्स के साथ। ठीक है, तो मोटा मोटा अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि राइट क्लेम्स के अंदर आखिरकार हम लोगों ने क्या पढ़ा। राइट क्लेम्स में हम लोगों ने बात सिंपल सी ये करी, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या अलग अलग तरीके हैं, व्हाट आर द अदर ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड परसुइंग द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को परसू करने के, समझने के क्या अलग अलग तरीके हैं, और वो तरीके क्या होने चाहिए? इक्विटेबल तरीके होने चाहिए। इक्विटेबल तरीके में हमने अंडरस्टैंड क्या करा? हमने अंडरस्टैंड करा राइट क्लेम का, कि हमें पता है जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से एक सर्टेन सेक्शन के ऊपर नुकसान ज़्यादा आ रहा है, उसको ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। फिर हम क्या बात करते हैं कि अगर किसी को डेवलपमेंट मॉडल की वजह से नुकसान अगर हो रहा है, तो फिर उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो कुछ सर्टन क्लेम कर सकता है, गवर्नमेंट से कुछ सर्टन क्लेम कर सकता है। जैसे कि राइट टू बी कंसल्टेड, सबसे पहला क्लेम वो ये कर सकता है कि हमसे पूछो, अगर कोई डिसीजन हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है तो कम से कम हमसे पूछो, क्योंकि हम अफेक्टेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं। ठीक है, तो ये क्लेम किया जा सकता है, हमें उस क्लेम को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा क्लेम जो हम कर सकते हैं वो है राइट टू लाइवलीहुड, कि अगर आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से हमारा लाइवलीहुड चला गया तो हम क्लेम कर सकते हैं कि हमें दूसरा लाइवलीहुड आप दो। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट कभी डेवलपमेंट कुछ कर रही है, अगर डेवलपमेंट कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, तो गवर्नमेंट को फिर उनका क्लेम ध्यान रखना पड़ेगा, उनको दूसरा लाइवलीहुड देना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो डेवलपमेंट इक्विटेबल होगा, वरना वो डेवलपमेंट इक्विटेबल नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा तीसरा जो है उस पर अभी वर्तमान में क्या चल रही है? डिबेट चल रही है कि क्या हम लोग, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जो अपने आप को कहते हैं कि हमारे पास हम नेचुरल रिसोर्सेज के एक तरीके से यूज़ करते हुए आ रहे हैं और उनकी प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, तो क्या ये जो राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या हम उनको एक तरीके से इस पर्टिकुलर क्लेम को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं? ठीक है, क्या ये जो पर्टिकुलर क्लेम किया जा रहा है कम्युनिटीज़ के द्वारा, ट्रेडिशनल राइट्स टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, क्या इसको रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है? इसी चीज़ पर डिबेट चल रही है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें डेवलपमेंट करना है तो ऐसा नहीं है ना कि हम डेवलपमेंट बिना रिसोर्सेज के कर लेंगे। डेवलपमेंट बिना रिसोर्सेज के हो सकती है क्या? बिना कोयले के डेवलपमेंट हो सकती है क्या? बिना बॉक्साइट के डेवलपमेंट हो सकती है क्या? बिना लैंड के डेवलपमेंट हो सकती है क्या? नहीं, हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें ये सारी रिसोर्सेज भी चाहिए होंगी, है ना? हम ये नहीं कह सकते हम एकदम आइडियल स्टेट में चले जाएंगे कि हम तो एकदम ऐसा डेवलपमेंट मॉडल लेकर के आएंगे जिससे किसी को नुकसान नहीं होगा, हम वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा ना, हमें क्या ध्यान रखना होगा कि अगर हम रिसोर्सेस ले रहे हैं तो हमें साथ साथ में उनका, जिससे रिसोर्सेस लिए जा रहे हैं, हमें उनके राइट्स को भी देखना पड़ेगा, हमें उनको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, और इसी चीज़ पर डिबेट चल रही है कि कितना कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, कौन कौन से डेवलपमेंट को हम लेकर आ सकते हैं। ठीक है, क्या बहुत ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, क्या वो डेवलपमेंट लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए? यही सारी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में हम क्या कर रहे हैं? डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और हमें पता है कि हमें रिसोर्सेज चाहिए, डेवलपमेंट करना होगा तो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, और डेवलपमेंट की वजह से कुछ सर्टेन सेक्शंस को नुकसान भी होगा,
बट कितना नुकसान होगा और कितना कंपनसेशन किया जाना चाहिए, उसी चीज़ पर हम लगातार क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा डेवलपमेंट मॉडल लेकर के चले जिसमें हम हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करें, और अगर कोई सोसाइटी हमारे डेवलपमेंट मॉडल की वजह से अफेक्टेड है तो उसके उसके लिए हम कुछ उसको प्रोटेक्शन भी ग्रांट करें, और उसी प्रोटेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, राइट क्लेम्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो हम लोगों ने ये फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है। बाकी जो नेक्स्ट दो और ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ डेवलपमेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।